प्रिय छात्रों, आज से हम एक नया चैप्टर देखते हैं जिसकी कि यूनिट 5 है। अब मैं आपको प्रत्येक यूनिट में से एक एक चैप्टर कराया करूँगी। तो आज हम देखते हैं डबल अकाउंट सिस्टम, द्विखाता पद्धति। ये चैप्टर थ्योरी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। तो यदि आप थ्योरी करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये पद्धति से क्या आशय है, किन संस्थाओं में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका नाम है द्विखाता पद्धति, तो इसे स्पष्ट होता है कि यह किन्हीं स्पेशल संस्थाओं में ही उपयोग की जाती होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या द्विखाता पद्धति क्या है। जन उपयोगी संस्थाएं, जैसे कि आप जानते हैं, जन उपयोग जन मानस के जन यानी आम लोगों के उपयोग में आने वाली संस्थाएं, जैसे कि गैस कंपनी है, जैसे रेलवे कंपनी है, जैसे जल पूर्ति कंपनी है, जैसे विद्युत आपूर्ति कंपनी है। ये जो कंपनियां हैं ये संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आती हैं और जिनका उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है या समाज की सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में एकाधिकार करना होता है, जिससे कि एक आम व्यक्ति को मिनिमम कॉस्ट पे ये सेवाएं प्राप्त हो सकें। इन संस्थाओं को बहुत बड़ी मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि स्थायी रूप में स्थायी संपत्तियों में विनियोजित रहती है। इस पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग जनता से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ये जनता को स्थायी पूंजी की प्राप्ति के साधनों एवं इसके उपयोग के बारे में पूर्ण प्रकटीकरण दें। मतलब वो आम जनता को ये बताएं कि इसका किस प्रकार से यह उपयोग हो रहा है, क्योंकि पूंजी ये आम व्यक्ति से ही प्राप्त करती हैं या जनता से ही प्राप्त करती हैं। इन संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम लेखों का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति भी इन लेखों को देखकर इनकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन लेखों का प्रस्तुतिकरण द्विखाता पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो समाज की सेवा के लिए या समाज के व्यक्ति जनता के लिए जो उपयोग के लिए ये जो संस्थाएं हैं वो इस पद्धति को अपनाती हैं। द्विखाता पद्धति जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण की एक विधि मात्र है। इस विधि में दोहरा लेखा प्रणाली से भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विखाता पद्धति लेखा करने की कोई प्रणाली नहीं है। जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा भी तलपट तक बनाने का कार्य तो व्यावसायिक संस्थाओं की तरह ही दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही किया जाता है, किंतु जनोपयोगी संस्थाओं एवं व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अंतिम खातों में अंतर होता है। जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा एक लाभ हानि खाते के स्थान पर दो खाते रिवेन्यू एवं शुद्ध रिवेन्यू खाता बनाया जाता है एवं एक स्थिति विवरण के स्थान पर दो विवरण पूंजी खाते पर प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण तथा सामने चिट्ठा बनाया जाता है। इसलिए इस पद्धति का नाम द्विखाता पद्धति है। स्पष्ट हो गया होगा कि हम लाभ हानि खाते के स्थान पर दो खाते बनाते हैं, रेवेन्यू एवं शुद्ध रेवेन्यू खाता, और बैलेंस शीट में भी एक बैलेंस शीट के बजाय दो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, एक तो पूंजी खाते पर प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण तथा दूसरा सामान्य चिट्ठा। अब हम देखते हैं कि इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि अपन ने देखा कि इस संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, अतः इन संस्थाओं द्वारा लाभ हानि खाता नहीं बनाया जाता है। इसके स्थान पर रेवेन्यू खाता या शुद्ध रेवेन्यू खाता बनाया जाता है। रेवेन्यू खाता आधिक्य या घाटे की स्थिति को बताता है। दूसरा है कि व्यवसायिक संस्थाओं में बनाए जाने वाले चिट्ठे को यहाँ पर इन संस्थाओं द्वारा दो भागों में बांटकर बनाया जाता है। इन संस्थाओं की पूंजी का अधिकतम भाग स्थायी संपत्तियों में विनियोजित रहता है, अतः ये संस्थाएं पूंजी खाते पर प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण बनाती हैं। इसमें पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्ययों को दिखाया जाता है। इस विवरण के शेष को सामान्य चिट्ठे में ले जाया जाता है और सामान्य चिट्ठे में शेष सही संपत्तियां एवं दायित्व को दिखाया जाता है। स्थायी संपत्तियों को हमेशा मूल लागत पर ही दिखाया जाता है। मूल्यह्रास के लिए अलग से मूल्यह्रास कोष बनाया जाता है, जिसे सामान्य चिट्ठे में दिखाया जाता है। चौथा है पूंजीगत संचय, जैसे प्रतिभूति प्रीमियम खाता, पूंजी शोधन खाता आदि पूंजी खाते में दिखाए जाते हैं, जबकि आयगत संचय सामान्य चिट्ठे में दिखाए जाते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि दीर्घकालीन ऋण एवं ऋण पत्र पूंजी खाते में दिखाए जाते हैं, अतः इनके ब्याज को शुद्ध रेवेन्यू खाते के डेबिट में लिखा जाता है। इसके अलावा लास्ट है कि
इस पद्धति में स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन पर व्ययों का व्यवहार विशेष विधि से किया जाता है। पुनर्स्थापन पर किए गए व्ययों का आयगत एवं पूंजीगत व्यय में विभाजन किया जाता है। आयगत व्यय को रेवेन्यू खाते में और पूंजीगत व्यय को संपत्ति के खाते में जोड़कर दिखाया जाता है। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये खाते बनेंगे, रेवेन्यू खाता, नेट रेवेन्यू खाता और सामान्य चिट्ठा के दो भाग, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि रेवेन्यू खाता किस प्रकार से बनता है। ये इसका प्रोफॉर्मा मैंने बताया है आपको। देखिए रेवेन्यू खाते के अंदर ये इसी प्रकार से बनाते हैं, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और जिसके अंदर क्योंकि देखिए जैसे कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, मान लीजिए बिजली आपूर्ति कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन दिखाएंगे हम, जिसमें हर एक अगर अलग अलग मद में आपको ये फ्यूल है, ऑयल है, वेस्टेज है, वाटर एक्सेट्रा है, सैलरी ऑफ इंजीनियर्स, इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिजली कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट बताया गया है। इस प्रकार से पब्लिक लैम्प्स में उसमें अलग अलग दिखाए हुए हैं, रेंट एंड रेट्स, टैक्सेस हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, लॉ चार्जेस हैं, डेप्रिसिएशन है। इसी प्रकार से जो किस किस चीज़ों से हमें आय हो सकती है, सेल ऑफ एनर्जी फॉर लाइट, सेल ऑफ एनर्जी फॉर पावर, सेल ऑफ एनर्जी, ये जितने भी आइटम हैं, ये देखिए आप, ये जितनी मद हैं इसके अंदर आपको अलग अलग इसकी इनकम दिखानी होगी। तो इस प्रकार से ये रेवेन्यू अकाउंट बताया है। एक बार मैंने आपको ये सारे परफॉर्मा बता दिए हैं, ये इसको आप देखिएगा। इस हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, इसमें देखेंगे किस प्रकार से ये नेट रेवेन्यू अकाउंट का अकाउंट है। इसके अलावा ये पूंजी खाते पर प्राप्तियों में भुगतान का विवरण है, और इसके अलावा ये सामान्य चिट्ठा है। आप इसको देखिएगा, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम पर करेंगे।